DPP 008 की प्रॉब्लम नंबर है 4। एक बार हम उसको पढ़ लेते हैं कि द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म्स ऑफ द 3 AP आर S1 S2 S3। द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच AP is unity and their common differences are 1 2 3 respectively। prove that S1 plus S2 बराबर 2S2। तो यहाँ करेक्शन कर लो आप लोग भी। S1 plus S3 बराबर 2S2। ये जो है S3 कर लेना, करेक्शन कर लेना। S1 plus S3 बराबर 2S2, ये प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में हमारे पास में 3 AP है। क्वेश्चन को अगर आप देखें तो आपके पास में 3 AP है। पहली वाली AP AP1 है, दूसरी वाली AP AP2 है, तीसरी वाली AP AP3 है। तीनों AP के जो पहले टर्म है, पहले टर्म को बच्चों हम लोग A से लिखते हैं। तो पहली वाली AP के फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी 1 है, दूसरी वाली AP के फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी 1 है, और तीसरी वाली AP के पहले टर्म की वैल्यू 1 है। पहली वाली AP में जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस को हम लोग D से लिखते हैं। तो पहली वाली AP का कॉमन डिफरेंस आपका 1 है, दूसरी वाली AP का कॉमन डिफरेंस 2 है, और तीसरी वाली AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है। पहली वाली AP के n टर्म्स जोड़े जाते हैं तो समेशन S1 है, दूसरी वाली AP के n टर्म्स ऐड होते हैं तो समेशन S2 है, और तीसरी वाली AP के n टर्म्स को जोड़ते हैं तो समेशन S3 है। अब समेशन का फार्मूला है n/2 2a plus n-1 × d। हमने ये फार्मूला लगा दिया तो देखो S1 की वैल्यू n/2 2a, a माने फर्स्ट टर्म 1 हो गया, और n-1 d माने कॉमन डिफरेंस 1 हो गया। ये हमने S1 पूरा निकाला तो S1 की वैल्यू आ गई है n² plus n/2। फिर यही सेम फार्मूला हमने S2 में लगा दिया। आप देख सकते हो n/2 2a, a माने फर्स्ट टर्म तो 1 है, और d कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 2 है। पूरे को सॉल्व किया तो S2 आ गया। फिर S3 निकाल दिया। समेशन का फार्मूला यही है n/2 2a, a माने पहले टर्म की वैल्यू 1 है, और n-1 कॉमन डिफरेंस 3 है। S3 निकाला, S3 निकल के आ गया 3n² - n/2। अब जो चीज़ हमें प्रूव करनी है उसका हम जरा LHS ले लें। तो अब हमने LHS ले लिया। LHS लिया S1 plus S3। S1 की वैल्यू है n² + n/2, और देखिए S3 की वैल्यू क्या है 3n² - n/2। तो ये आपका 2 LCM हो गया, n² + n + 3n² माइनस का n, n से n कैंसिल हो गया, 4n² / 2, ये 2n² आ गया। अब आप देखो S2 बराबर क्या है n², तो जो ये n² आया है इसकी जगह पर हम S2 लिख सकते हैं 2S2। तो देखिए प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया कि S1 plus S3 बराबर है 2S2। तो क्वेश्चन में ये जो प्रिंटिंग मिस्टेक है उसको आप सही कर लोगे, ये क्वेश्चन हो गया। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। तो अब है आपका DPP 008 का क्वेश्चन नंबर है 5। चलिए देखते हैं इस 5वें क्वेश्चन में क्या है। Each year a tree grows 5 centimeter less than it did the preceding year. If it grew by 1 meter in the first year, then in how many years will it have ceased growing? क्वेश्चन अगर समझ में आएगा तो क्वेश्चन कर भी ले जाओगे, और क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। एक ट्री 5 सेंटीमीटर लेस ग्रो करता है देन इट डिड द प्रीसीडिंग ईयर। इफ इट ग्रू बाय 1 मीटर इन द फर्स्ट ईयर, then in how many years will it have ceased growing? Ceased का मतलब हो गया कि बंद हो गया। तो कितने साल बाद उसका जो
ग्रो होना है वो खत्म हो जाएगा। जबकि पहले साल उसने जो ग्रो किया है, पहले साल वो 1 मीटर ग्रो किया है, तो पहले साल उसने 1 मीटर ग्रो किया है, दूसरे साल क्या कितना ग्रो करेगा, तो प्रीसीडिंग से 5 सेंटीमीटर कम, यानी कि पहले साल उसने ग्रो किया है 100 सेंटीमीटर, वो 1 मीटर ग्रो किया है, तो 1 मीटर ग्रो का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर। तो ये पहले साल फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में कितना ग्रो करेगा, तो क्वेश्चन कहता है कि अपने प्रीसीडिंग ईयर से 5 सेंटीमीटर कम, तो सेकेंड ईयर में ग्रो किया 95 सेंटीमीटर। थर्ड ईयर में कितना ग्रो करेगा, थर्ड ईयर में ग्रो करेगा 90 सेंटीमीटर, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आप आगे मूव कर रहे हैं, हर प्रीसीडिंग ईयर में 5 सेंटीमीटर कम हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। चौथे साल में कितना ग्रो करेगा, फोर्थ ईयर में 85 सेंटीमीटर। ऐसे चलता जाएगा, प्रोसेस चलता जाएगा। फिर जब एनवा ईयर आया, एनवा ईयर में उसकी जो ग्रोथ है वो 0 हो गई, यानी सीज हो गया, ग्रो करना बंद हो गया। तो पूछ रहे हैं कि कितने साल में ये सीजिंग आएगी, यानी वो एंड पूछ रहे हैं। यानी जो आखिरी टर्म है भाई, पहले साल का ग्रोथ 100 है, दूसरे साल का ग्रो 95 है, 5 कम हो गया, तीसरे साल का ग्रो जो है 90 है, फिर 5 कम हो गया, चौथे साल का ग्रो 85 है, 5-5 सेंटीमीटर कम होता जा रहा है ग्रो, जो बढ़ने वाला केस है वो कम होता जा रहा है। तो एनवें साल में उसने कितना ग्रो किया, 0, यानी जो आखिरी टर्म है, देखो ये एपी तो बन गई, इन दोनों का डिफरेंस 5 आएगा, एक्चुअल में जाओगे तो -5 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस भी -5 आएगा, ऐसे डिफरेंस तो कॉमन है, यानी कि ये एपी है। तो इस एपी का जो आखिरी टर्म है, यानी कि जो एनवा टर्म है वो 0 है। तो लास्ट टर्म यानी एनवा टर्म कैसे निकालते थे, तो हम लोग एनवा टर्म निकालते थे a + n-1 × t, ऐसे निकालते हैं। लास्ट टर्म क्या है, 0। a होता है फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, 100, n-1, और d बेटा कॉमन डिफरेंस। जब तुम कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो 5 नहीं आएगा, -5 आएगा। बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, फॉरवर्ड टर्म माइनस बैकवर्ड टर्म, ये -5 आ गया। 0 = 100, माइनस से मल्टीप्लाई करो 5n + 5, यहाँ से 5n = हो गया 105, n = 105/5, 5 2 = 10, 5 1 जा, तो n = 21 आ गया। और तुम्हारा ये n क्या था, e आता, यानी 21 साल। ये जो ट्री है वो लगातार 20 साल तक ग्रो करेगा, और 21वें साल में वो ग्रो नहीं करेगा। क्वेश्चन में आपसे उसने यही पूछा था कि कौन सा ऐसा, कितने टाइम में, कितने साल में उसकी जो ग्रो थी वो सीज हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी, ग्रो नहीं करेगा। तो टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट हो गया तो बता देना मुझे। अगला क्वेश्चन है इसके बाद में, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में 7। क्या है 7वां क्वेश्चन, लास्ट क्लास में हो चुका है भाई। 7वां क्वेश्चन नहीं हुआ क्या, देखो चेक करो, किसी को याद है 7वां क्वेश्चन हुआ है कि नहीं, नहीं याद है। TPP 008 का क्वेश्चन नंबर है, क्या है देखें, हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से देख लीजिए इसको। The sum of first p terms of the AP is same as the sum of the first q terms of an AP is same as the sum of its q terms, ठीक है, p not is equal to q, then so that the sum of first p plus q terms is 0। क्वेश्चन में एक AP है,
मान लेते हैं कि वो AP ये है, A प्लस D, A प्लस 2B, A प्लस 3B, डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। तो कहते हैं कि पहले हमने इस AP के P टर्म्स का समेशन किया, तो इस AP के P टर्म्स का समेशन, P टर्म्स का समेशन, क्वेश्चन में इसी AP के P टर्म का समेशन बराबर है इसी AP के Q टर्म्स का समेशन, Q टर्म्स समेशन, इसी सेम AP। जैसे मान लो कि इस AP में अनंत, आप देख रहे हो डॉट डॉट लगा हुआ है, इनफाइनाइट तक आप सोच पाओगे। तो आप में से कुछ लोगों ने इस AP के 20 टर्म्स को जोड़ा, कुछ लोगों ने 30 टर्म्स को जोड़ा, तो 20 टर्म का समेशन बराबर 30 टर्म का समेशन। बट इस क्वेश्चन में P टर्म का समेशन बराबर है Q टर्म्स का समेशन। तो समेशन का फार्मूला क्या होता है? समेशन का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये फार्मूला होता है समेशन का। तो P टर्म का समेशन क्या हो जाएगा? p/2, n की जगह पे P आएगा। a माने फर्स्ट टर्म a ही है, p-1 और कॉमन डिफरेंस d है। Q टर्म का समेशन n की जगह पे Q आ जाएगा, q/2 2a प्लस q-1 इंटू में d। यहां से आप 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, ये आ गया 2ab प्लस dp, p-1 p से पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, 2aq प्लस dq, q-2 2ab माइनस का 2aq इज इक्वल टू dq q-1 माइनस का dp p-1। यहां से आपका 2a कॉमन हो गया, p-2, इधर से d कॉमन हो गया, q q-1 और p p-1। ये आ गया 2a p-q और ये d q² माइनस q और p² माइनस का p² प्लस का p। ये आया 2a p-q d, ये इन दोनों को अरेंज कर लो तो ये बन गया p-q और माइनस p² और प्लस का q²। 2a p-q इज इक्वल टू d p-q। इन दोनों में अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो अंदर हो जाएगा p² माइनस q²। 2a p-q इज इक्वल टू d p-q। यहां लिख सकते हो p प्लस q और p-q। अब इस पूरे ब्रैकेट में p-q कॉमन हो जाएगा, 2a p-q, इधर पूरे में p-q कॉमन हो गया, d पहले से ही है, p-q अंदर रहेगा 1 माइनस p प्लस q। ये वाला p-q इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 2a बराबर d 1 माइनस p माइनस का q। ये हमको मिल गया। ये कौन सी बात से हमको रिजल्ट मिला? जो क्वेश्चन में ये कहा था कि p टर्म का समेशन और q टर्म्स का समेशन बराबर है। तो जो इन्होंने ये बात कही थी कि p टर्म्स और q टर्म्स को अगर जोड़ रहे हैं तो बराबर है, तो उससे हमको एक रिलेशन मिल गया है और वो रिलेशन हमने इक्वेशन नंबर 1 कर दिया है। तो इस इक्वेशन 1 को देखें और कहीं कोई डाउट हो तो बताएं, क्योंकि इस पेज से ये होगा। तो डाउट अगर नहीं है तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें और आगे मूव करते हैं। सिंपली जो उसने कहा कि AP के किसी AP के P टर्म्स को जोड़ा जाता है
और जब उसी AP के Q टर्म्स को जोड़ा जाता है दोनों आपस में बराबर हैं, हमने उनको बराबर कर लिया है और हमको इक्वेशन नंबर 1 मिल गया है। और इस इक्वेशन नंबर 1 तक पहुंचने में कुछ कॉमन सा कैलकुलेशन किया गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया फिर। चलो अब हमें क्या करना है इसके बाद, अब हमें ये प्रूफ करना है कि जब हम इसी AP के P प्लस Q टर्म का समेशन लेंगे तो वो 0 आएगा। तो इसी AP के P प्लस Q टर्म्स का समेशन लिया, समेशन ऑफ P प्लस Q टर्म्स। चलो मान लिया कि वो S है, तो देखो S बराबर, अब समेशन का फार्मूला तो ये लिखा हुआ है, N होता है नंबर ऑफ टर्म्स। क्वेश्चन में P प्लस Q टर्म्स है, तो N की जगह पर आएगा P प्लस Q बाई 2a प्लस n नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग P प्लस Q टर्म्स लेने हैं, तो P प्लस Q माइनस 1 साथ में T। तो क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करना है कि जब हम इसको निकालेंगे P प्लस Q टर्म्स का समेशन जब निकालेंगे तो वो 0 आएगा। चलते हैं देखते हैं क्या होता है। S बराबर P प्लस Q बाई 2, P प्लस Q बाई 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 से 2a की वैल्यू लिख सकते हैं, ये रख दिया जाए, तो 2a की जगह पे लिख सकते हैं d ब्रैकेट में 1 माइनस p माइनस q, और यहाँ पर है प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू d। तो हमने ये इक्वेशन नंबर 1 यहाँ यूज कर दी जहाँ पे 2a लिखा था। अब आगे मूव करते हैं p प्लस q बाई 2। चलो इस d को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, d माइनस dp माइनस का dq, उधर से भी d को ले लो तो ये भी आ गया dp प्लस का dq माइनस का d। देखो ये वाला d इस वाले d को कैंसिल कर रहा है, इधर वाला dp इधर वाले dp को खा जाएगा, इधर वाला dq इस वाले dq को उड़ा देगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 0 बचा। और 0 में आप किसी भी मल्टीप्लिकेशंस को ले आओ 0 ही आएगा, प्रूव हो गया। तो ये DBP 007 का क्वेश्चन नंबर 8 था, सॉरी 7 था, DBP 008 का क्वेश्चन नंबर 7। टेक द स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नया क्वेश्चन, 8 नंबर पर है हम लोग इस समय। स्क्रीनशॉट हो जाए तो बता देना भाई, बार बार ना बोलना पड़े। हो गया। चलो ठीक, 8वां क्वेश्चन देख। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज 1 by n and nth term is 1 by n, then so that the sum of mn terms is half ब्रैकेट में mn plus 1। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कोई AP है और वो कैसी AP है ये तो नहीं बताया गया। तो जब ये नहीं बताया गया कि वो AP कैसी है, तो हम लोग स्टैंडर्ड वे में सोचेंगे कि भाई वो AP यही रही होगी, तो ये रही AP। तो क्वेश्चन में एक AP है, वो AP कैसी है, कहाँ है, ये बताया नहीं गया। तो हमने सोच लिया कि वो AP ये है। तो इस AP का जो mवां टर्म है, mth टर्म, वो 1 by n, और इस AP का जो nवां टर्म है वो 1 by m। तो इसी AP के mn टर्म का समेशन निकाल करके जो बात कही जा रही है प्रूव करना। तो हमारे पास में जो फंडा है वो ये an is equal to a plus n minus 1 into t, ये है। तो अगर हम n की जगह पर m ले लेंगे तो वो mवां टर्म बन जाएगा, ले लिया जाए mवां टर्म a प्लस m माइनस 1 इंटू टी। ये क्या होगा, इसको क्या पढ़ेंगे, mवें टर्म की वैल्यू। तो mवें टर्म की यानी mth टर्म की वैल्यू क्वेश्चन में 1 by n a प्लस m माइनस 1 इंटू टी, ये इक्वेशन 1 आ गई। अगर हम nवें टर्म के बारे में सोचे तो n की जगह पर m ही लिखा रहने दो, ये आ जाएगा an is equal to a plus n minus 1 into t।
an को क्या पढ़ेंगे, nवें टर्म की वैल्यू, nth टर्म की वैल्यू कितनी है 1/m, 1/m a plus n minus 1 into t। ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। पहली इक्वेशन है a plus m minus 1 into t बराबर 1/n, और दूसरी इक्वेशन है a plus n minus 1 into t बराबर 1/n। ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। तो ऐसा करें, हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a भी निकाल लें और b भी निकाल लें, और फिर हम mn टर्म्स के समीशंस पर चलें। इन दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो चीजें टिपिकल हो जा रही हैं। तो जब सामने इक्वेशंस होती है तो अपना बेस्ट देना पड़ता है कि ऐसे किए करें तो चीजें कैसी टिपिकल तो नहीं होंगी। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a निकाल रहे हैं, d निकाल रहे हैं। देखो क्या कर रहे हैं, ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। देखिएगा, सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं, बी केयरफुल। इक्वेशंस 2 और इक्वेशन 1 में सब्ट्रैक्शन डालने वाले हैं। तो ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, ये तो खत्म हो गया, 0। ये क्या आ गया, ऊपर है m minus 1 इंटू में t, माइनस का n minus 1 इंटू में t, 1/n minus 1/n। इन दोनों में t कॉमन हुए, m minus 1 n minus 1, m n LCM हो जाएगा, m minus t m minus 1 minus n plus 1। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख पा रहे हैं कि एक AP है और उस AP के mth टर्म की वैल्यू 1/n है और nth टर्म की वैल्यू 1/m है। सो दैट द सम ऑफ mn टर्म्स इज हाफ ब्रैकेट में mn plus 1। तो हमने AP है, अब AP कैसी है, किस तरीके की AP है तो दिया नहीं गया, स्टैंडर्ड फॉर्म AP का बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो इस AP का जो nवां टर्म है वो 1/n है और जो इसी AP का nवां टर्म है वो 1/m है। तो हमें पता है कि किसी भी टर्म की वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है ये a plus n minus 1 into t। जब हमें nवां टर्म लेना होगा तो n की जगह पर m लिखेंगे। देखो मैंने n की जगह पर m लिख दिया, जहां जहां n था वहां पे m लिख दिया। इसको पढ़ेंगे mवें टर्म की वैल्यू, क्वेश्चन में mवें टर्म की वैल्यू 1/n, ये इक्वेशन 1 आ गया। फिर nवां टर्म, तो यहाँ पर n की जगह पर n ही लिखा रहने दो, तो nवां टर्म ये आ गया, nवें टर्म की वैल्यू, nवें टर्म की वैल्यू 1/n, इक्वेशंस 2 आ गया। इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया तो d निकल आया 1/n। t की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुटअप कर दी, ये इक्वेशन 1 यहाँ पे साइड में कॉपी किया और जो d की वैल्यू थी 1/mn पुटअप कर दी, a निकल गया। तो a हमारे पास आ चुका है 1/mn और d भी आ चुका है 1/mn। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे मूव करूँ। चलो, तो अब हमें इसी AP के mn टर्म का समेशन चाहिए। तो समेशन का फार्मूला लिखा है, तो समेशन का फार्मूला होता है n/2 2a plus n minus 1 into में 2। हमें mn टर्म का समेशन चाहिए, mn टर्म का समेशन क्वेश्चन नहीं। तो ये n होता है नंबर ऑफ टर्म, क्वेश्चन में वहां पे mn टर्म है तो mn लिख दिया गया n की जगह पर, mn/2। तो a की वैल्यू 1/mn निकली, ये देखो, और d की वैल्यू भी 1/mn निकली, ये रही। तो s बराबर mn/2, 2 plus 2/mn, और ये आ गया d की वैल्यू भी है यहाँ पर, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे n/mn माइनस का 1/mn, तो s बराबर है mn/2, ये दोनों मिलके ये और
ये हो गया 1/m प्लस यहाँ से आ गया 1/m, ये जो बाहर का mm अंदर भेज दो तो 1/2 बाहर रह जाएगा, mn/mn। और प्लस का क्या प्रूफ करना था जरा देख लेना, समेशन हमें प्रूफ करना है, हाफ बाहर है, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो भाई। ये जो n है ना, n नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स mn है, यहाँ पर भी तो mn लिखना पड़ेगा, बी केयरफुल भाई। ये नहीं क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो तुम केवल और केवल वेटिंग फॉर द आंसर। ये आया mn/2, 2/mn, अंदर मल्टीप्लाई किया mn/mn माइनस का 1/m, mn/2, 2/mn माइनस का 1/mn, mn/mn, s बराबर mn/2, ये दोनों लोग मिलके 1/mn और यहाँ पे प्लस 1। अब बाहर वाला जो mn है उसको अंदर भेजो, mn/mn प्लस का mn, s बराबर हो गया हाफ 1 + m। यही प्रूफ करना था। ये बात तो कंफर्म है कि एपी का चाहे जितना टिपिकल क्वेश्चन हो, एपी में बहुत ज्यादा फंडे नहीं है। देखो कॉन्सेप्ट तो बहुत थोड़े ही है ना, एनवे टर्म का फार्मूला और एपी की डेफिनेशन, उससे जुड़े हुए कुछ टर्म्स और समेशन का फार्मूला। चाहे बड़ा क्वेश्चन हो या छोटा क्वेश्चन हो, होगा तो इसी से ही। कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जिसका कि नंबर है 9। हो गया, चलो ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एपी इज 2:3। एपी के 11वें और 18वें टर्म का रेशियो 2:3 है। Find the ratio of 5वां term to the 21st term and also the ratio of sum of first 5 terms to the sum of 21st terms। 11वें और 18वें टर्म की रेशियो वैल्यू दी गई। क्वेश्चन नंबर है आपका 9 कि कोई एपी है, वो कैसी एपी है, कहाँ है, ये नहीं बता रहे, कोई एपी है। जब कोई एपी है उसका शकल नहीं दोगे, हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लेके चलेंगे, ये रही वो एपी। तो क्वेश्चन में इस एपी के 9th नंबर क्वेश्चन में इस एपी के 11वें टर्म और 18वें टर्म की वैल्यू का रेशियो 2:3 है। 11वां टर्म A11, 18वां टर्म A80 बराबर है 2:3। क्वेश्चन में 11वें टर्म की वैल्यू और 18वें टर्म की वैल्यू का जो रेशियो है वो 2:3 है। तो पूछा गया है 5वें टर्म और 21वें टर्म की रेशियो वैल्यू पूछी गई है। तो हमसे पूछा गया है 5वें टर्म की वैल्यू और 21वें टर्म की वैल्यू का हालचाल बताइए। एक तो ये पूछा है, और 5 टर्म का जो समेशन आएगा और जो 21 टर्म का समेशन आएगा। देखो 5 टर्म का समेशन S5, S और समेशन 5 टर्म का, और 21 टर्म का समेशन S21, ये भी हमसे पूछा गया, ये दिया गया, ये सारी चीजें पूछी गई। तो चलो जरा सा प्रैक्टिस आपकी जबरदस्त है। 11वें टर्म को कैसे लिखोगे, A + 10D, जो आदत बताई थी, A + 10D। 18वें टर्म को कैसे लिखोगे, A + 17D बराबर 2/3। तो यहां से आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3A प्लस का 30D, 2A प्लस का 34D। A और A एक साथ ले लीजिए तो A बचेगा, उधर चले जाइए तो 4D बचेगा। A बराबर 4D, ये आ गया। अब हमसे पूछा गया है 5वें टर्म और 21वें टर्म का रेशियो। 5वां टर्म 21वां टर्म, वही प्रैक्टिस कराइए। 5वें टर्म को क्या लिखोगे, A + 4D, और 21वें टर्म को क्या लिखोगे, A + 20D। 5वें टर्म को फटाफट वाले स्टाइल में लिखोगे A + 4D,
और 21वें टर्म को तुरंत जो है आपका कंसेप्ट सीधे वाला a + 20। अब और आ गया ये a5 a21। अब a की जगह पे लिख सकते हैं 4d, लिख दीजिए ऊपर 4d और ये 4d पहले से ही, a की जगह पर 4d प्लस का 20। तो a5 अपॉन a21 ऊपर हो गया 8d और नीचे हो गया 24d, d से d कैंसिल। तो 5वें टर्म और 21वें टर्म की जो वैल्यू है वो 1/3 है। फिर समेशन पूछा गया, चलो समेशन में भी आते हैं, समेशन भी निकाल लेते हैं। 5 टर्म का समेशन S5, तो 5 टर्म का समेशन S5, 21 टर्म का समेशन S21। समेशन का फार्मूला ये होता है n/2 2a n-1 × bt, ये समेशन का फार्मूला होता है। 5 टर्म का समेशन 5/2 2a 5 - 1 × bt। 21 टर्म का समेशन 21/2 2a + 21 - d। S5 S21, ऊपर देखो ये 2 कैंसिल हो गया, 5/21, ऊपर ब्रैकेट में क्या आया 2a + 4d, नीचे ब्रैकेट में क्या आया 2a + 20d। S5 S21, बी केयरफुल 5/21 इंटू, ऊपर से 2 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा a + 2d और नीचे से 2 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा a + 10d। ऊपर का 2 कॉमन का नीचे के 2 से कैंसिल हो जाएगा। S5 अपॉन S21 5/21। अब a की जगह पे क्या लिख सकते हो 4d, लिख दीजिए 4d प्लस का 2d और अपॉन में 4d प्लस का 10d। तो ये आ गया S5 अपॉन में S21 5/21 इंटू, ऊपर बन गया 6d नीचे बन गया 14d, d से d कैंसिल। सॉल्व कर लीजिए जितना भी आ जाए, 2 7 जा 2 3 जा और 3 7 जा, तो 5/49 आए समेशन का फार्मूला। लगाने पर रिजल्ट ये है। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट एंड चलते हैं 11वें क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन पर चलते हैं। Jaspal Singh repays his total loan of 11,800 by paying every month starting with the first installment of ₹1,000. If he increases the installment by ₹100 every month, then what amount will be paid him in the 30th installment? What amount of loan does he still have to pay after 30th installment? तो सबसे पहली बात है क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिए पहले, इसके बाद आगे चले। Jaspal Singh repays his total loan of ₹11,800 by paying every month, starting with the first installment of ₹1,000. जसपाल ने जब पहला इंस्टॉलमेंट दिया तो 1,000 रुपए का पहला इंस्टॉलमेंट दिया, पहले महीने 1,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट दे दिया। फिर जब दूसरा मंथ आया तो उसने जो है इंस्टॉलमेंट में 100 रुपए बढ़ा दिए, तो दूसरा इंस्टॉलमेंट कितना गया होगा 1,000 + 100 कर दो। फिर तीसरा इंस्टॉलमेंट कितने रुपए का गया होगा, फिर से आप इसमें 100 प्लस कर दो।
ऐसे वो हर महीने इंस्टॉलमेंट देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है। टोटल जो उसने पे किया, टोटल जो पैसे उसने लोन के दिए वो 11,800 है। तो टोटल लोन पे 11,800, इतना रुपया उसने टोटल दिया है, हर मंथ देता गया और इस तरीके से उसने टोटल इतना दिया। इसका मतलब है ये चलता गया, चलता गया, चलता गया, कई महीनों तक ये चलता गया होगा। और जो टोटल लोन दिया है वो ये, यानी इन सारे महीने में पहले महीने 1,000 रुपए दिए, दूसरे महीने 1,100 रुपए दिए, 1,100 दिए, 1,200 दिए, ऐसे चलता गया। जब टोटल देखा गया तो टोटल उसने इतना दिया, यानी कि ये एपी है, 101% ये एपी है। और इस एपी के सारे टर्म्स का समेशन ये है। तो समेशन का जरा फार्मूला लगाया जाए पहले। S बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। समेशन कितना है 11,800। n पता नहीं कितने महीने की है, ये पहले महीने का इंस्टॉलमेंट है, ये दूसरे महीने का इंस्टॉलमेंट है सेकेंड मंथ, ऐसे ये तीसरे महीने का इंस्टॉलमेंट है। तो ऐसे उसने कुल कितने महीनों तक पैसे दिए ये नहीं पता, n नहीं पता। तो a की वैल्यू 1000 है, n-1 d अपना 100 है। तो ये आ गया 0 0 0, 2 8 जा 19 और 2 1 जा 2 और 3 एंड 2 1 जा 2। इधर आ गया n 2000 प्लस 100 माइनस का 100, 239,123 और n, ये दोनों लोग मिल के कितना दे देंगे भाई 1900, 1900 प्लस का 100 239,000 1900 n प्लस 100 n स्क्वायर। n में देखो इक्वेशन बन गई है, क्या बनी है 0 बराबर 100 n स्क्वायर प्लस 1900 n माइनस का 239,000। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में 100 से डिवाइड कर दूं हो जाएगा 100 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा n स्क्वायर प्लस का 19n माइनस का 239,000। अब आप जल्दी से अगर कुछ हेल्प कर सकते हैं तो इस इक्वेशन को फैक्टर मेथड से सॉल्व करके बताओ n की वैल्यू क्या है। n यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स हैं, नंबर ऑफ महीने हैं, तो नंबर ऑफ महीने कभी नेगेटिव तो होता नहीं है। तो फटाफट बताइए सॉल्व करके कि n की वैल्यू क्या आ रही है, फैक्टर मेथड से सॉल्व कर लें। ये कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया है यहाँ पर, जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 0 0 0, 2 8 जा 16, ये आएगा 236, ये 236। अब इसके फैक्टर करो और देखो कि क्या फैक्टर्स बन रहे हैं। 2360 के फैक्टर करके 2 फैक्टर करिए जिसका कि सब्ट्रैक्शन 90 हो। इसके जब आप फैक्टर करोगे तो 59 और 40 आएंगे, n स्क्वायर प्लस 59 माइनस का 40n माइनस का 2360 बराबर 0, n स्क्वायर प्लस का 59n माइनस का 40n 2360 बराबर 0। इनमें से n कॉमन है, n प्लस 59 और यहाँ से 40 कॉमन होगा, n प्लस 59 होल कॉमन हो गया, n प्लस 59 n माइनस 40 बराबर 0। अब इसको 0 करोगे तो मीनिंगलेस है, n बराबर माइनस 59 क्योंकि नंबर ऑफ मंथ्स कभी नेगेटिव होते नहीं, n माइनस 40 बराबर 0, तो n बराबर 40। जसपाल सिंह जो थे वो 40 महीने तक जो इंस्टॉलमेंट दे रहे थे उन सारे इंस्टॉलमेंट्स का समेशन ये था। अब मुझे नंबर ऑफ मंथ्स पता चल गया, 40 महीने 40 मंथ्स तक उन्होंने पैसे दिए। अब क्वेश्चन में देखो तुमसे क्या पूछा था, उसने पूछा आपसे 11वें क्वेश्चन में
कि उनके 30वें महीने का इंस्टॉलमेंट क्या था। व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट। हाँ ठीक है, जो 30वां इंस्टॉलमेंट था वो कितने रुपए का था। पहला इंस्टॉलमेंट 1000 रुपए का था, 1000 रुपए का था। दूसरा इंस्टॉलमेंट 1100 का था। तीसरा इंस्टॉलमेंट तीसरे महीने का 1200 था। ऐसे 30वें महीने का इंस्टॉलमेंट क्या था। तो यार एनुअल टर्म का फार्मूला हमें पता ही है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बराबर 30 ले लो, n बराबर 30। a मतलब फर्स्ट टर्म 1000 हो गया, n 30। d कितना है आपका, d 100, a 30,000 और प्लस का 3 1 2 3 माइनस का या क्या करना है, यह आ जाएगा 2900। तो a 30 आ जाएगा कहाँ पर, n टोटल मंथ निकले 40 भाई। टोटल कितने महीने, कितने महीने तक इसने इंस्टॉलमेंट दी है, 40 महीनों तक इंस्टॉलमेंट दी है। फिर क्वेश्चन में जरा पढ़ो ना, क्वेश्चन में आगे क्या बोलते हैं। क्वेश्चन में कहते हैं कि बताओ 30वें महीने का इंस्टॉलमेंट कितना था। 30वें महीने का इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन में 30वें महीने का इंस्टॉलमेंट निकालना है, तो निकाल दो। तो कितना आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, 3900 2900 और 1000 3900। ये 30वें महीने का इंस्टॉलमेंट आ गया। फिर आगे उसने पूछा कि जो 30वां महीना है, इस 30वें महीने में उसने कितना पेमेंट दे दिया है। व्हाट अमाउंट ऑफ द लोन डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। 30 महीने का इंस्टॉलमेंट दे दिया, तो अभी उसको कितना पैसा देने के लिए रह गया। तो ये पता करो कि 30 महीने तक वो कितना दे चुका है। तो 30 महीने में टोटल उसने कितना पे कर दिया। तो 30 महीने में टोटल पे निकालो, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है 30, a कितना है 1000, n है 30, b कितना है 100, ये 15, ये 2000, ये 2900, 15 4900, ये आ गया 00 और 15 9 जा बहुत बढ़िया। हाँ 135, 15 9 जा 135। बहुत कैलकुलेट करके बोल रहे हो, ठीक है। 13 कैरी हो गया, 15 4 जा 60, 3 7। देखो 30 महीने में उसने 73,500 का अमाउंट दे दिया है। उसने कुल कितना पे किया था, 118,000। ये जो उसने पे किया है वो 30 महीनों में पे किया, 40 महीनों में पे किया। तो अभी कितना बचा है, तो रिमेनिंग जरा निकाल दिया जाए। रिमेनिंग, तो रिमेनिंग हो गया 118,000 माइनस का 735,000 00 1055 734 1174। अभी उसको 44,500 अभी भी देना है। इस क्वेश्चन में उसने ये पूछा नहीं था कि कुल कितने दिनों तक लोन चला, बट हमने ये कैलकुलेशन इसलिए किया कि ऐसा क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि 30वें महीने में क्या इंस्टॉलमेंट था। कहीं ऐसा तो नहीं कि 30वें महीने का नंबर ही ना आया। ये एक इंटरेस्टिंग बात थी भाई। देखिए मैं कह रहा हूँ कि उसने लोन देना शुरू किया। अब जैसा अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछूं कि बताओ अच्छा उसने 45वें महीने में कितना पैसा दिया, तो आंसर है 40 महीने तक का लोन था, 41वें महीने से तो किस्त बंद हो गई होगी, कुछ नहीं दिया है। तो जब इन्होंने ये पूछा हमसे कि 30वें महीने का इंस्टॉलमेंट बताइए,
और कुल उसने इतना पे किया है और 30 महीने तक जो दे चुका है वो हमें पता चल जाए तो बाकी कितना बचा रह जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वैलिड ही ना हो कंडीशन, 30 महीने तक लोन चला ही ना हो। तो पहले हमने एन निकाला, तो एन निकला 40 महीने, यानी कि 30वें महीने में उसको पेमेंट करना पड़ा है, 31वें महीने में भी पेमेंट करना पड़ा, यानी कि 30वां महीना 30th मंथ इस क्वेश्चन में वैलिड है। तब हम आगे बढ़े, और कोई बात नहीं थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वैलिड ही ना हो कंडीशन और हम जो है 30वें महीने का अमाउंट निकाल दें। तो ये क्वेश्चन आपके DPP 008 से थे जो कि हम लोगों ने किए। अब आपके पास में जो भी क्वेश्चंस AP के हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, चाहे DPP 007 के हों या फिर आपके DPP 008 के हों या फिर आपके अनसॉल्व्ड पेपर के हों या फिर आपकी बुक्स के हों, वो सारे के सारे क्वेश्चंस पर्सनली पूछूंगे।